आप सब जानते हैं बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लॉकडाउन और कोरोना के कारण वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार के किए सारे कामों को फेलियर बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार की आज से 15 साल पहले की हालत और जंगल राज की याद दिला रहे हैं। इन्हीं सब सवाल जवाब के बीच एक मुद्दा बिहार में शराबबंदी के ऊपर भी उठा। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन कोई भी फैक्ट और फिगर के साथ बात नहीं कर रहा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार में शराबबंदी की पूरी कहानी, पूरे फैक्ट और फिगर के साथ। क्यों हुआ बिहार में शराबबंदी, क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। नमस्कार, मैं हूं अमित झा और आप सब देख रहे हैं मिथिला हुंकार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में शराबबंदी की पहल कहां से शुरू हुई, सबसे पहले किसने शुरू की और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों नीतीश कुमार को शराबबंदी लागू करनी पड़ी। उसके साथ साथ ही इसका और बिहार की अर्थव्यवस्था और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या है इसके निगेटिव पॉइंट्स और क्या है पॉजिटिव पॉइंट्स। एक एक छोटे से छोटे टॉपिक पर अच्छे से बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा बिहार में शराबबंदी से जुड़ा एक सवाल, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी की सबसे पहली पहल कब शुरू हुई। तो बिहार में शराबबंदी की सबसे पहली पहल 1977 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही ये फैसला वापस लेना पड़ गया था, क्योंकि सरकार के कमाई का सबसे बड़ा जरिया शराब होती है और यही वो रीजन था, यही वो वजह थी जिसके कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में भी शराबबंदी तो हुई, लेकिन वापस इसे चालू कर दिया गया था। इसके साथ ही बिहार के रोहतास के सासाराम के पास एक गांव है कोनार। इस गांव की महिलाओं ने शराब पीकर अपने पति द्वारा मारा पीटी करने को अपना तकदीर ही समझ लिया था, लेकिन जब उन्होंने अपने छोटे बच्चे को भी शराब पीते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और 2 मार्च 2013 को 60 महिलाओं का एक झुंड विद्रोह, शराब के विद्रोह में सड़क पर आ गई। उन्होंने गांव के सारे शराब की दुकानें बंद करवा दी, सारी शराब की बोतलें तोड़ डाली और उनको रोकने के लिए जो भी लोग आगे आए उन्हें भी मारा पीटा। इस विद्रोह की अगुवाई प्रगतिशील महिला मंच की लीडर या फाउंडर श्री सुनीता जी कर रही थी। इसके साथ ही जब 9 जुलाई 2015 को नीतीश कुमार द्वारा पटना में ग्रामीण वार्ता आयोजित कार्यक्रम चल रहा था, ये कार्यक्रम खत्म होकर नीतीश कुमार जा ही रहे थे, तभी बीच से एक महिला की आवाज आती है कि मुख्यमंत्री जी शराब बंद करवाइए, हमारा घर परिवार बर्बाद हो रहा है। यह सुनते ही नीतीश कुमार ने वादा किया कि अगर अगली बार सरकार बनी तो शराबबंदी जरूर करेंगे। इलेक्शन हुआ, अगली बार फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और एक साल के अंदर ही यानी कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई। पहले बिहार में देसी शराब की बंदी की गई थी, लेकिन 4 दिन बाद यानी 5 अप्रैल 2016 को देसी, विदेशी और हर तरह के शराब का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। शराबबंदी के साथ साथ इसके लिए अलग कानून भी बनाए गए। मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अनुसार अगर कोई शराब की उत्पाद, परिवहन और उसको बेचते हुए पकड़ा जाता तो उसे कम से कम 10 साल की सजा होती। इसके साथ ही जहां जिस जगह पर शराब पाई जाती उस प्रॉपर्टी और गाड़ी को भी सील कर लिया जाता। अगर कोई आदमी पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता तो उसे कम से कम 5 साल की सजा और अगर दूसरी बार पकड़ा जाता तो उसे कम से कम 10 साल की सजा होती। इसी के साथ साथ बिहार में शराबबंदी से जुड़े सारे अपराध नॉन बेलेबल थे, यानी कि उसमें आपको बेल नहीं मिल सकता था। दी वायर के 2018 के आर्टिकल के मुताबिक बिहार में शराबबंदी के 16 महीने के अंदर ही लगभग 3,88,000 छापे पड़े और कुल 68,579 लोगों को जेल भेजा जा चुका था। एनडीटीवी के 2019 के आर्टिकल के मुताबिक कोर्ट में बिहार के शराबबंदी के मामले लगभग 2,07,000 के आसपास हैं। पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार से चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्टाफ और कोर्ट में अन्य व्यवस्थाएं की कमी के कारण इतने सारे केसेस को हैंडल करना असंभव है। और इसके साथ साथ बिहार की महिलाओं ने बिहार में शराबबंदी की अपील अपने घर को बचाने के लिए की थी, लेकिन यहाँ तो उनके पति को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। यही सब कारण था कि बिहार में शराबबंदी के कानून में बहुत सारी बदलाव की गई और बहुत सारी रियायतें दी गई। 2018 में शराबबंदी के बदले कानून के अनुसार अब अगर बिहार में शराब का उत्पाद, परिवहन और बेचते हुए पकड़ा जाता तो कम से कम 2 साल की सजा और दूसरी बार पकड़े जाने पे कम से कम 10 साल की सजा होती। इसके साथ ही जिस जगह शराब पाया जाता उस प्रॉपर्टी की जब्ती और उस गाड़ी की जब्ती पर भी रोक लगा दी गई। अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 50,000 का जुर्माना और दूसरी बार शराब पिए जाने पे 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ता और अगर आप जुर्माना नहीं दे पाते तो आपको कम से कम 3 महीने की जेल की सजा होती। यही थी, ये सारी रियायतें 2018 के कानून में दी गई है, जिसके कारण
कारण कोर्ट में केसेस थोड़े कम हो गए, लोग जुर्माना देने लगे। इसके साथ ही अब बिहार में शराबबंदी से सारे जुड़े अपराध बेलेबल थे, यानी कि लोगों को अब इसमें बेल भी मिलने लगा था। अब मैं बताता हूँ बिहार में शराब से जुड़ी कुछ बातें। दैनिक भास्कर के 2015 के आर्टिकल के मुताबिक बिहार में 13% लोग हर रोज शराब पीते हैं। बिहार में लगभग 45% अपनी कमाई का खर्चा लोग शराब पर करते हैं। इसके साथ ही बिहार में जितने भी डेथ केसेस हैं, जितने भी लोग मरते हैं, उसमें 20% जो है सो शराब पीकर एक्सीडेंट यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती है। देश भर में बियर मार्केट में 10% का इजाफा हुआ था, वहीं भी बिहार में बियर मार्केट में लगभग 30% यानी कि 3 गुना इजाफा हुआ था। डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ यही वो कारण थे जिसके कारण बिहार में शराबबंदी लागू करनी पड़ी थी। अब बात करते हैं बिहार में शराबबंदी से जुड़े पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही कम हो गया है। बिहार में शराब पी के जो लोग गाड़ी चलाते थे और उनसे जो एक्सीडेंट होती थी उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। इसके साथ साथ बिहार में शराब पीकर जो लोग बीमार पड़ते थे और उनकी मौतें होती थी उसमें भी कमी आई है। पहले से अब बहुत कम लोग शराब पीते हैं, जिसके कारण समाज में भी बदलाव आया है। और इसी बदलाव हम बताते हैं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ADRI के रिसर्चर PP घोष ने एक आर्टिकल जाहिर किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब बिहार में दूध, दही और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है उनकी खरीद में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साड़ी, फर्नीचर और जितने भी घर में जरूरत की सामान होते हैं उनके खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले एक तरफ बिहार की जनता खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अपने कमाई का 45% शराब में खर्च करती थी, अब ये लोग उन 45% को बचाकर घर के जरूरत के सामान और मिल्क प्रोडक्ट्स और खाने पीने में खर्च कर रहे हैं। भारत का संविधान भी यही कहता है। संविधान के नीति निर्देश सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार शराब और दूसरी नशीली पदार्थों जो कि लोगों के लिए हानिकारक है उसके रोक की दिशा में काम करने का। अब बात करते हैं शराबबंदी से जुड़े निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में हर कोई बताता है। अगर कोई भी शराबबंदी को गलत बता रहा है तो उसके जुबान पे सबसे पहला चीज यही आता है कि बिहार में शराबबंदी से बिहार की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी से हर साल केवल 4000 करोड़ का नुकसान होता है, जो कि बिहार के GDP का मात्र 0.5% है। इसका रीजन ये है कि बिहार में देसी और विदेशी शराब में ज्यादातर देसी शराब खर्च होते हैं। अगर बिहार में एक दैनिक भास्कर के आर्टिकल के मुताबिक बिहार में टोटल 1410 लाख लीटर शराब खपत होती है, तो जिसमें 990 लाख लीटर खपत जो है सो देसी शराब की है और बाकी 440 के आसपास विदेशी शराब की, यानी कि विदेशी शराब बहुत कम पीते हैं लोग, ज्यादातर लोग देसी शराब पीते हैं। देसी शराब से उतना रिवेन्यू और उतना एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलता है जो कि हमारे GDP को बहुत ज्यादा जो है सो असर डाल सके। दूसरे राज्य में ये विदेशी शराब का विक्रय यानी कि बेचना ज्यादा होता है और उस पर एक्साइज ड्यूटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए वहां के सरकार को 55,000 50,000 करोड़ का साल में नुकसान या फायदा होता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में देसी शराब ज्यादा बिकने के कारण बिहार की इकोनॉमी पे मात्र 0.5% का नुकसान होता है, यानी कि सिर्फ 4000 करोड़ का नुकसान होता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि जो भी नुकसान होगा अर्थव्यवस्था को बिहार में शराबबंदी के लिए, उसके लिए वो कोई दूसरा उपाय सोचेंगे, कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे। और शायद ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बिहार में 2015 में 2015-16 में जब दारू बंद हुआ तो उस टाइम बिहार की GDP लगभग 7.5 के आसपास थी, जो कि 2016-17 के क्षेत्र में 10.3 के आसपास पहुंच गई। और 2018-17 से लेके 19 तक जो है सो ये एवरेज 11% का GDP ग्रोथ बिहार में हुआ है। तो जो भी लोग अर्थव्यवस्था का बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, वो समझ ले कि बिहार में शराबबंदी से अर्थव्यवस्था पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा लोग बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी तो हो गई है लेकिन दारू इजीली मिल रहा है, उल्टा डबल दाम में मिल रहा है और घर तक पहुंचाई जा रही है। तो इस मामले में जितनी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन है उतनी ही जिम्मेदार बिहार के जनता भी है, क्योंकि अगर बिहार में दारू की डिमांड है, शराब की डिमांड है, तभी लोग पी रहे हैं, तभी सप्लाई आ रही है बाहर से या कहीं से भी। सरकार और प्रशासन को इसके लिए कुछ कड़े कानून और कुछ
करना चाहिए ताकि ये सब रुक जाए। लेकिन उसके साथ साथ जनता का भी फर्ज बनता है कि वो अगर पिएंगे ही नहीं तो बिहार में दारू मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शराब आएगा ही नहीं बिहार में। जो बिहार में काला बाजारी और तस्करी हो रही है शराब की, वो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी बिहार में शराब आ रहा है और जो भी आप लोग पी रहे हैं वो डुप्लीकेट शराब होता है। 70% डुप्लीकेट शराब बिहार में पी रहे हैं। हर जगह से इसको रिपोर्ट आई है कि वो जो भी शराब बिहार में आ रहा है वो कि जहरीला होता है, गलत क्वालिटी का बनाया जाता है और डुप्लीकेट होता है। वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, उसको नहीं पीना चाहिए, कोई भी शराब नहीं पीना चाहिए, डुप्लीकेट तो खासकर नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो है ड्रग्स का। जी हाँ, बिहार में जहां सदियों से कभी भी ड्रग्स का जिक्र नहीं होता था, शराबबंदी के कारण लोग दूसरे वो ढूंढ रहे हैं, दूसरे चीजें ढूंढ रही है जिनसे वो नशा कर सके, जिसमें गांजा आता है, कोकेन, ब्राउन शुगर और अलग अलग तरह के ड्रग्स आते हैं। कुछ लोग कोरेक्स सिरप, तो कुछ लोग व्हाइटनर के जो थीनर एंड ऑल आते हैं। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और खासकर इसमें सबसे खतरनाक जो आ रहा है वो है ड्रग्स, क्योंकि बिहार में आज तक कभी भी ड्रग्स का नाम नहीं आया था, लेकिन अब आ रहा है। बिहार में शराबबंदी होने के बाद पटना के मार्केट में, पटना के छात्रों के बीच ब्राउन शुगर और कोकीन जैसा ड्रग्स पहुंच चुका है। तो बिहार में इसके लिए भी सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। ये अभी तक मैंने आपको बताया कि बिहार में शराबबंदी के कारण क्या क्या नुकसान, यानी कि क्या क्या निगेटिव हुए हैं और क्या क्या पॉजिटिव हुए हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो नुकसान कम और फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। जहां नुकसान सिर्फ ये हो रहा है कि बिहार में तस्करी और शराब की कालाबाजारी की जा रही है और साथ ही साथ ड्रग्स और गांजा जैसे चीजें बिकनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर फायदा देखा जाए तो जो मेन एम था डोमेस्टिक वायलेंस कम करना, वो हुआ है। लोगों के घर, जो खासकर गरीब और मजदूरों के घर जो बर्बाद हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे, वो उनकी मात्राएं बहुत कम हो गई है। उसमें उनके घरों में अब डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से बिहार में शराबबंदी एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इसे कंटिन्यू करना चाहिए, बिहार में शराब बंद ही रहना चाहिए। और सरकार जो कालाबाजारी है उसके लिए कुछ करे, उसके लिए कुछ करे, नियम लगाए, करे, कानून लाए, ताकि वो कालाबाजारी को रोक सके। और इसके लिए जनता को भी सरकार का उतना ही साथ देना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा बिहार में शराबबंदी से जुड़े एक सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी जो तस्करी हो रही है, जो कालाबाजारी हो रही है, अगर आपको ये मौका दिया जाए कोई ऐसा कानून या कुछ करने के लिए, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे बिहार में शराब की कालाबाजारी और तस्करी रुक जाए? इसका जवाब देते हुए आप दो चीजों का ध्यान रखें कि बिहार में 800 लोगों पर एक पुलिस वाला है और सबके, दूसरी बात, सबके सब ईमानदार नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट आप याद रखें और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आऊंगा किसी दूसरे दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक लेता हूं आप सबसे विदा। जय हिंद।